सफलता का शॉर्टकट अपनाने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ पता चला क्या? अपने पुत्र सोमेश और पति वीरेंद्र को देखते ही बिलक उठी थी दामिनी। सोमेश ने मां की दशा देखकर अपनी डबडबा आई आंखों को छिपाने के लिए मुंह फेर लिया था। लता अब नहीं आएगी। आराम कुर्सी पर पसरते हुए दामिनी से बोलकर शून्य में टकटकी लगा दी थी वीरेंद्र बाबू ने। क्या कह रहे हो जी? क्यों नहीं आएगी लता? मैं अपनी बेटी को बहुत भली प्रकार से जानती हूँ। वह अधिक दिनों तक अपनी माँ से दूर नहीं रह सकती। दामिनी अवरुद्ध कंठ से बोली। मैं सब जानता समझता हूँ, पर यह समझ में नहीं आता कि तुम्हारी लाडली को कहाँ से ले आऊं। पता नहीं लता को आसमान खा गया या जमीन निगल गई। मैं दसियों चक्कर तो थाने के लगा चुका, पर हर बार एक ही उत्तर। प्रयत्न कर रहे हैं। हम पुलिस वाले भी इंसान ही हैं। जान की बाजी लगा दी है हमने, पर हम लता को नहीं ढूंढ पाए। पुलिस के पास क्या कोई जादू की छड़ी है कि पलक झपकते ही आपकी बेटी को प्रस्तुत कर दे? पुलिस को वैसे भी छोटे बड़े सैकड़ों काम होते हैं। वीरेंद्र बाबू धारा प्रवाह बोलकर चुप हो गए थे। घर में शांति थी। सदा चहकती रहने वाली उनकी छोटी बेटी रेनू देर तक सुबकती रही थी। बंद करो यह रोना धोना। तुम सबको जरूरत से अधिक छूट देने का ही यह फल है जो हमें आज यह दिन देखना पड़ रहा है। मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। वीरेंद्र बाबू स्वयं पर नियंत्रण खो बैठे थे। रेनू का रुदन कुछ और ऊंचा हो गया था। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे दौड़ती हुई दामिनी पति के पास आई और बोली, जहां क्रोध दिखाना चाहिए वहां से तो दुम दबाकर चले आते हो। सारा क्रोध बस घर वालों के लिए है। क्या करूं? तुम ही कहो। वैसे भी तुम तो खुद भी बहुत कुछ कर सकती हो। तुम जैसी तेजतर्रार महिला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जाओ, जाकर दुनिया फूंक डालो या किसी का खून कर दो। वीरेंद्र बाबू इतनी जोर से चीखे थे कि दामिनी भी घबरा कर चुप हो गई थी। फिर अचानक मानो बांध टूट गया हो। वीरेंद्र बाबू फूट फूट कर रो पड़े थे। रेनू दौड़ कर आई थी और पिता को सांत्वना देने लगी। ऐसे दिल छोटा नहीं करते जी, सब ठीक हो जाएगा। हमारी लता को कुछ नहीं होगा, दामिनी बोली। रेनू लपक कर चाय बना लाई थी। मानमनुहार करके माता पिता को चाय थमा दी थी। तभी प्रभात ने वहां प्रवेश किया था। रेनू, मुझे भी एक कप चाय मिल जाती तो। आज सुबह से कुछ नहीं खाया है। प्रभात इतने निरीह स्वर में बोला था कि रेनू ने अपने लिए बनाई चाय उसे थमाकर बिस्कुट की प्लेट आगे बढ़ा दी थी। माँ, स्वयं को संभालो। 4 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है। कब तक मित्रों, संबंधियों द्वारा भेजा खाना खाते रहेंगे? अगले सप्ताह से मेरी और रेनू दोनों की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। दिन भर घर में रोना धोना चलता रहा तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। प्रभात ने अपनी मां दामिनी को समझाना चाहा था। चौपट होने में अब बचा ही क्या है? 4 दिन से मेरी बेटी का पता नहीं है और तुम मुझे स्वयं को संभालने की सलाह दे रहे हो। कोई और भाई होता तो बहन को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देता। क्या चाहती हैं आप? लतालता चिल्लाता हुआ सड़कों पर चीखूं, चिल्लाऊं या मैं भी घर छोड़कर चला जाऊं? सच कहूं तो जो हुआ उस सब के लिए आप और पापा दोनों ही दोषी हैं। जिस राह पर लता चल रही थी उस पर चलने का अंजाम और क्या होना था? शर्म नहीं आती भाई होकर बहन पर दोषारोपण करते हुए? वह क्या सब कुछ अपने लिए कर रही थी? कितने सपने थे उसके, अपने और अपने परिवार को ऊपर उठाने के। सदा एक ही बात कहती थी, परिवार को ऊपर उठाने के लिए संपर्कों की आवश्यकता होती है। उसका उठना बैठना बड़े लोगों के बीच था, तो जाइए न उन बड़े लोगों के पास लता को ढूंढने में सहायता की भीख मांगने। जो संपर्क कठिन समय में भी काम न आए, वे भला किस काम के? तीखे स्वर में बोल पैर पटकता हुआ प्रभात अपने कक्ष में चला गया था।
उसके पीछे सोमेश भी गया था। वह किसी प्रकार प्रभात और रेनू को समझा बुझाकर उनका ध्यान पढ़ाई की ओर लगाना चाहता था। मेज पर सिर रखे सुबकते प्रभात के सिर को सहलाते हुए उसने सांत्वना देनी चाहिए थी। स्नेहिल स्पर्श पाते ही उसने सिर उठाया था। स्वयं को संभालो मेरे भाई। वास्तविकता को स्वीकार कर लेने से आधी समस्या हल हो जाती है, सोमेश ने सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा था। कैसी वास्तविकता? भैया, प्रभात ने पूछा। यही कि लता के लौटने की आशा नहीं के बराबर है। वह अवश्य ही किसी हादसे की शिकार हो गई है। नहीं तो 4 से 5 दिन तक लता घर न लौटे ऐसा क्या संभव है? माम पापा भी इस बात को समझते हैं, पर स्वीकार नहीं कर पा रहे। अब क्या होगा भैया? जो भी होगा मैं और पापा संभाल लेंगे। पर मैं नहीं चाहता कि तुम या रेनू अपनी पढ़ाई छोड़कर एक वर्ष बर्बाद कर दो। आप ही बताइए, मैं क्या करूं? किताब खोलते ही लता दीदी का चेहरा सामने घूमने लगता है। मन तो लगाना ही पड़ेगा। मैं तो खास कुछ कर नहीं सका। पढ़ाई लिखाई में कभी मन ही नहीं लगा। पर तुम तो मेधावी छात्र हो, मेरी तो छोटी सी नौकरी है, चाह कर भी किसी की खास सहायता नहीं कर पाता। अब मैं चलता हूँ। तुम भी अपनी किताबें आदि संभाल लो और कल से कॉलेज जाना प्रारंभ करो। धीरज रखने का पाठ पढ़ाकर सोमेश चला गया था। मन न होने पर भी प्रभात ने किताब खोल ली थी, पर हर पृष्ठ पर लता का ही छायाचित्र नजर आ रहा था। किसी तरह प्रथम श्रेणी में एमए करते ही लता को स्थानीय कॉलेज में व्याख्याता के पद पर अस्थायी नियुक्ति मिल गई थी। पर उसको इतने से ही संतोष कहाँ था। हर कार्य में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना या यूं कहें हर स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में उसे महारत हासिल थी। कोल्हू के बैल की तरह काम करने में उसका विश्वास नहीं था। काम दूसरे करें और प्रस्तुतिकरण वह। लता तो इसी शैली की कायल थी, जिससे सबकी नजरों में बनी रहे। कॉलेज के स्थापना दिवस समारोह में जब उसी क्षेत्र के विधायक और राज्य सरकार के मंत्री नवीन राय पधारे तो प्रधानाचार्य महोदय ने उनके स्वागत सत्कार का जिम्मा लता के कंधों पर डाल दिया था। लता तो कल्पना लोक की सैर पर निकल पड़ी थी। अब उसके पांव धरती पर टिकते ही नहीं थे। उसने अपने स्वागत सत्कार से नवीन राय पर ऐसी छाप छोड़ी थी कि शहर में 2 दिन के लिए आए मंत्री महोदय 10 दिन तक वहीं टिके रहे थे। हर रोज जब लालबत्ती वाली मंत्री की गाड़ी लता को घर छोड़ने आती तो दामिनी गर्व से फूल उठती। वे आकर बेटी के स्वागत के लिए द्वार पर खड़ी हो जाती, पर साथ ही आस पड़ोस की सब खिड़कियां खुल जाती और विस्फारित नेत्र टकटकी लगाकर पूरे दृश्य को आत्मसात करने लगते थे। माँ, कैसे संकीर्ण विचारों वाले लोग रहते हैं इस महल्ले में। मेरे आते ही खिड़की या बालकनी में खड़े होकर ऐसे घूरने लगते हैं जैसे लाल बत्ती वाली गाड़ी कभी किसी ने देखी नहीं। एक दिन घर पहुंचते ही बिफर उठी थी लता। गोली मारो इन सब कोडोट, सब के सब जलते हैं, हमसे चलो, खाना खा लो, दामिनी ने समझाया था। खाना तो मैं खा कर आई हूँ माँ, पर अब इस संकीर्ण विचारों वाले महल्ले में मेरा दम घुटने लगा है। लता सामने पड़ी आराम कुर्सी पर ही पसर गई थी। चलो, लता तो खा कर आई है। आजकल इसे घर का खाना अच्छा कहाँ लगता है, सोमेश ने व्यंग्य किया था। तो आज सोमेश भैया आए हुए हैं। क्यों, क्या बात है? आज भाभी ने खाना नहीं बनाया क्या? लता ने नजरें घुमाई थी। मैं खाना खाने नहीं, तुमसे मिलने आया हूँ। आजकल शहर में बड़ी चर्चा है तुम्हारी। मैंने सोचा आज स्वयं चलकर देख लूं, सोमेश रूखे स्वर में बोला था। तो देख लिया न भैया, पड़ोसी और मित्र तो तरह तरह की बातें कर ही रहे हैं, आप भी अपनी इच्छा पूरी कर लो, लता ने उत्तर दिया था। लता, मुझ में और पड़ोसियों में कुछ तो अंतर किया होता। मैं तुम्हारा बुरा चाहूंगा, ऐसा कहते हुए तुम्हें
तनिक भी संकोच नहीं हुआ सोमेश भीगे स्वर में बोला था। तुमने तो विवाह होते ही अलग घर बसा लिया। लता बेचारी अपने बल पर आगे बढ़ना चाहती है तो तुम्हें उस पर भी आपत्ति है? उत्तर लता ने नहीं दामिनी ने दिया था। माँ, अलग घर बसाने का आदेश भी आपका ही था। मैंने मीनू से विवाह आपकी इच्छा से ही किया था, फिर भी यथाशक्ति आप सबकी मदद करता हूँ मैं। क्या करती बेटे? दिन रात की कलह से त्रस्त आकर ही मैंने तुमसे अलग होने को कहा था। पर अब अच्छा यही होगा कि व्यर्थ ही दूसरों के मामले में टांग अड़ाना बंद करो, दामिनी तीखे स्वर में बोली थी। माँ, लता मेरी बहन है और उसे विनाश की राह पर जाने से रोकना मेरा कर्तव्य है। मैं इस समय लता से बात कर रहा हूँ। आप बीच में न बोलें। भैया ठीक कह रहे हैं। मेरे मित्र कटाक्ष करते हैं, ताने मारते हैं। आज मेरा मित्र अरुण उपहास करते हुए कह रहा था कि अब तो तुम्हारी बहन मंत्री जी के साथ घूमती है। करोड़पति बनते देर नहीं लगेगी। प्रभात ने सोमेश की हाँ में हाँ मिलाई थी। सोमेश भैया और प्रभात, तुम्हें अपनी बहन पर विश्वास हो न हो, मुझे खुद पर विश्वास है। मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि कभी गलत राह पर पैर न रखूंगी, लता ने सोमेश और प्रभात को समझाया था। पर बात सोमेश के गले नहीं उतरी थी। वह भीतरी कक्ष में टेलीविजन के चैनल बदलने में व्यस्त वीरेंद्र बाबू के पास पहुंचा था। पापा, आप सदा समस्या को सामने खड़ा देखकर शुतुरमुर्ग की तरह मुंह क्यों छिपा लेते हैं? किंतु इस समय यदि आप चुप रह गए तो सर्वनाश हो जाएगा, सोमेश ने अनुनय की थी। पर वीरेंद्र बाबू ने कुछ नहीं कहा। हार कर सोमेश चला गया था। प्रभात और रेनू अपनी पढ़ाई में मन लगाने का प्रयत्न करने लगे थे। पता नहीं भैया को क्या हो गया है, मंत्री महोदय तो बड़े ही सज्जन व्यक्ति हैं। सभी उनका सम्मान करते हैं। आज ही कह रहे थे कि कब तक इस अस्थायी पद पर कार्य करती रहोगी। दिल्ली चली आओ, अच्छे से अच्छे कॉलेज में नियुक्ति हो जाएगी वहां। साथ ही राजनीति के गुर भी सीख लेना। फिर देखना मैं तुम्हें कहां से कहां पहुंचाता हूं, लता ने बड़ी प्रसन्नता से बताया था। तू चिंता मत कर बेटी, मैं तेरे साथ हूं। पर एक बात कहे देती हूं, राजधानी जाना पड़ा तो मैं तेरे साथ चलूंगी। अकेले नहीं जाने दूंगी तुझे, दामिनी बड़े लाड से बोली थी। अरे माँ, तुम तो व्यर्थ ही परेशान होती हो, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। नेता लोग बहुत से आश्वासन देते रहते हैं, पर सभी पूरे थोड़े ही होते हैं, लता लापरवाही से बोली थी और सोने चली गई थी। पर दामिनी देर तक स्वप्नलोक में डूबी रही थी। उन्हें लता के रूप में सुनहरा भविष्य बांधे पसारे सामने खड़ा प्रतीत हो रहा था। पर लता की आशा के विपरीत मंत्री महोदय ने राजधानी पहुंचते ही एक कन्या महाविद्यालय में उसकी स्थायी नियुक्ति करवाकर नियुक्ति पत्र भेज दिया था। कई दिनों तक घर में उत्सव का सा वातावरण रहा था। बधाई देने वालों का तांता लगा रहा था। सोमेश को भी लगा कि लता को अच्छा अवसर मिला है और उसका जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। शीघ्र ही मामबेटी ने अपना बिस्तर बांध लिया था। राजधानी पहुंचते ही लता ने अपना नया पद ग्रहण कर लिया था। उधर दामिनी को अपना घर छोड़कर लता के साथ रहना भारी पड़ने लगा था। यूं भी नवीन राय के साथ लता का घूमना फिरना उन्हें रास नहीं आ रहा था। दामिनी ने कई बार लता को समझाया कि अब तो स्थायी नियुक्ति मिल गई है, नवीन राय से किनारा करने में ही भलाई है। पर वह माँ की सलाह सुनते ही बिफर उठती थी। दामिनी बेटी के आगे असहाय सी हो गई थी, कुछ करने की स्थिति में नहीं थी। रेनू और प्रभात की परीक्षा निकट आई तो वे अपने शहर लौट गईं। कुछ दिनों तक लता के फोन आते रहे थे। फिर फोन वार्तालाप के बीच की दूरियां बढ़ने लगी थी। दामिनी फोन करती तो वह व्यस्तता का बहाना बना देती थी।
फिर अचानक एक दिन लता सब कुछ छोड़कर वापस लौट आई थी। दामिनी के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उसको देखते ही वे सब कुछ भांप गई थी। घर से निकलने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पापा और भाइयों को इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए। मैं सब संभाल लूंगी। हो जाती है ऐसी गलतियां कभी कभी। उसके लिए कोई अपना जीवन तो बर्बाद नहीं कर देता। उन्होंने लता को चुपचाप समझा दिया था। उन्होंने एक नर्सिंग होम में सारा प्रबंध भी कर दिया था। पर कुछ हो पाता उससे पहले ही लता रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। लता को ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया गया पर कोई फल नहीं निकला था। कई माह तक रोने कल्पने के बाद परिवार के सभी सदस्यों ने मन को समझा लिया था कि लता अब इस संसार में नहीं है। दामिनी लता के लौटने की आशा पूरी तरह त्याग चुकी थी, पर एक दिन लता अचानक लौट आई। कुछ क्षणों तक तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें लगा जैसे कि वे कोई सपना देख रही हों। शीघ्र ही वे उसे अंदर के कमरे में ले गईं। कहाँ मर गई थी तुम? और अब अचानक कहाँ से प्रकट हो गई? किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? तुम जानती भी हो कि तुमने क्या किया है। हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। जितने मुंह उतनी ही बातें। दामिनी ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी थी। माँ, आप अवसर दो तो मैं सब विस्तार से बता दूं। लता ने उनके प्रश्नों की गति पर विराम लगा दिया था। लता ने जब सारा घटनाक्रम समझाया तो दामिनी की समझ में नहीं आया कि रोए या हंसे। माँ, मंत्री महोदय निसंतान थे। अपनी संतान को उन्होंने अपना लिया। वे मुझसे विवाह करने को तैयार नहीं थे। अतः मैं उन्हें छोड़ आई। यह मैं क्या सुन रही हूँ? तुम तो उनके हाथ की कठपुतली बन गई। यह भी नहीं सोचा कि हम सब पर क्या बीतेगी। दामिनी बिलख उठी थी। माँ, संभालो स्वयं कोड़ोट, यह समय भावुक होने का नहीं है। मैंने मंत्री महोदय से इतना धन ऐंठ लिया है जितना तुमने देखा भी नहीं होगा। हम शीघ्र ही यह शहर छोड़ कहीं और जा बसेंगे, अपना जीवन नए सिरे से प्रारंभ करने के लिए। दामिनी ने आंसू पोंछ डाले थे। लता के लिए चाय नाश्ता बनाते समय वे एक नई कहानी गढ़ रही थी, जिससे लता के गायब होने और पुनः अवतरित होने की अभूतपूर्व घटना को तर्कसंगत बनाया जा सके।